हेलो फ्रेंड्स। विवादित संपत्ति खरीदने या बेचने पर कानून क्या है, और अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी विवादित अगर बेच रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप उसे कैसे रोक सकते हैं, कैसे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, और इस पर जो कानून है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं साथियों। ठीक है। और अगर आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, कोई अपने डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं वो ये कोड ड्राफ्टिंग नियम कोर्स ई बुक देख सकते हैं। ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इसमें कई चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे मान लीजिए स्टे कैसे लें, आदेश स्थगन निर्माण रुकवाने के लिए, ठीक है, रजिस्ट्री केवाला रुकवाने के लिए, रजिस्ट्री कैंसिलेशन नियम, ठीक है, यहाँ पे सीमांकन, जमीन बंटवारा, यहाँ पे कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, वाद पत्र के नियम, न्यायालय चयन, वाद के तथ्य, मूल्यांकन, अंतोष, अदालतें, धन अधिकारिकता, तो यहाँ पे सारी ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं साथियों। ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको ये लेना है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आते हैं अपने सीधा टॉपिक पे। देखिए साथियों, अगर मान लीजिए कोई भी एक्स प्रॉपर्टी विवादित है, ठीक है, तो वैसे तो लोग बेच ही देते हैं, ठीक है, लेकिन ये विवादित कानून की नज़र में कब मानी जाती है? जब इस पर कोई केस लंबित या विचाराधीन है। ठीक है ना। अगर एक्स प्रॉपर्टी है, ए और बी के बीच में ऐसे ही विवाद है, ठीक है, तो फिर नहीं कह सकते, तो ये नियम का हम नहीं कह रहे कि मान्य होगा। लेकिन अगर ए और बी के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा है, इन दोनों के बीच में अगर कोई विचाराधीन मामला है, ठीक है ना, न्यायालय में, तो ऐसी कंडीशन में ये नियम लागू होगा। अब ये नियम क्या कहता है वो आप समझें। एक कंडीशन तो साथियों ये होती है कि जैसे मान लीजिए बी परेशान है, तो बी या ए इसमें से एक भी पक्षकार स्टे ले आए। अगर उन्होंने स्थगन ले लिया तो फिर तो रजिस्ट्री ही नहीं होगी किसी भी कंडीशन में, स्टे ले लिया है तो। ठीक है। क्योंकि उसमें सामान्यतः लिख देते हैं कि भाई अगली सुनवाई तक, या मान लीजिए स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से जो है, जब तक इस मामले का जो निस्तारण नहीं हो जाता तब तक के लिए हम इस जमीन को किसी भी भूमि परिवर्तन या खरीदने बेचने या अन्य चीज़ों के लिए जो है स्थगन लगा देते हैं। ठीक है, स्टे। तो ऐसी कंडीशन में तो रजिस्ट्री हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर तो वो स्पष्ट आदेश है, वो दिखाना आपको रजिस्ट्री नहीं होगी। दूसरा नियम ये भी है, कानून क्या कहता है वो आपको समझना चाहिए इसमें। ठीक है ना। देखिए, धारा 54 के अनुसार यदि 52 प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 52 के अनुसार जहां कोई वाद, आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। जहां कोई वाद या कार्यवाही जिसमें स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई अधिकार प्रत्यक्ष और विनिर्दिष्टतः प्रश्नगत हो, किसी सक्षम न्यायालय में लंबित हो। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई अधिकार संबंधी, रजिस्ट्री कैंसिल संबंधी या किसी का दूसरे का एग्रीमेंट है वो चला गया कोर्ट में, तो ऐसा कोई भी मान लीजिए मामला अगर लंबित हो, तो वहां ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई भी पक्षकार वादग्रस्त संपत्ति को, ध्यान देना, वादग्रस्त संपत्ति को ना तो अंतरित कर सकता है। अंतरित का मतलब होता है साथियों ट्रांसफर। अब ट्रांसफर में आपका दान भी आ जाता है, ट्रांसफर में आपका विक्रय भी आ जाता है, कर सकता है, और ना ही अन्य प्रकार से व्यनित, ठीक है, यानी कि डिस्पोज कर सकता है। ठीक है, जिससे उसके प्रतिद्वंदी विरोधी के अधिकार प्रभावित होते हैं। भाई कानून में स्पष्ट प्रोविजन किया गया है कि भाई साहब अगर मान लीजिए कोई विचाराधीन मामला है तो ऐसे ऐसे कंडीशन में आप अंतरण नहीं कर सकते। अब आप कहोगे साहब धड़ल्ले से हो रहे हैं, अब हो रहे हैं तो आगे कानून क्या कहता है वो समझें, और जो उदाहरण है वो भी मैं आपको समझाऊंगा साथियों। ठीक है। और मैं कहूँगा आपसे कि आप जूनियर एडवोकेट हैं तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन टॉपिक के बारे में अगर मान लीजिए आप विस्तार से ये सब कुछ नियम क्या है, कैसे ड्राफ्टिंग करेंगे, आप जानना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। तो यहां पे देखिए डिस्पोज कर सकता है जिससे उसके प्रतिद्वंदी यानी कि विरोधी का अधिकार प्रभावित हो, ऐसा नहीं कर सकता यदि वह न्यायालय की अनुमति के बिना। अब देखिए, वैसे तो रोक लगा दी, लेकिन कंडीशन क्या डाल दी कि यदि न्यायालय की अनुमति के बिना अंतरण करता है, अगर मान लीजिए वो कर भी देता है, तो विचाराधीन वाद का सिद्धांत लागू होगा। ठीक है, विचाराधीन वाद। ठीक है, क्या है विचाराधीन वाद का सिद्धांत वो आप समझें। ठीक है, यहां पे स्पष्ट है साथियों, विचाराधीन वाद का सिद्धांत अंतरण को प्रतिषेध नहीं करता है, यानी कि विचाराधीन वाद का सिद्धांत जो है वो अंतरण को नहीं रोकता है। ठीक है, तो क्या करेगा, किंतु यह कहता है कि यदि अधिदेश करता है, ठीक है ना, यदि मान लीजिए विचाराधीन वाद था, आपने जमीन खरीद ली, और अगर मान लीजिए वह अधिदेश करता है
कि अंतरित जो भी डिक्री उसके अंतरण के विरुद्ध पारित होगी, यानी कि जिसने भी खरीदा है, ठीक है, जो भी उसके विक्रेता के विरुद्ध डिक्री पारित होगी उससे परिणाम स्वरूप बाध्य होगा, यानी कि जिसने जमीन खरीदी है उस पर ये फैसला है, जो भी मान लीजिए डिक्री होगी साथियों वो बिल्कुल बाध्य होगी, ठीक है ना, उस पर प्रभावी होगी। अब जैसे मान लीजिए साथियों एक एक्स प्रॉपर्टी थी, ठीक है, हमारा ए और बी का रजिस्ट्री कैंसिल केस चल रहा था, बी ने रजिस्ट्री कैंसिल डाला था, ए ने इधर बैकग्राउंड बैक उसमें स्टे नहीं मिली थी, उसने बेच दिया। अब ए ने अगर रजिस्ट्री कैंसिल की डिक्री मान लीजिए ऑर्डर हो गया, डिक्री जारी कर दी अगर, तो आप पर भी ये लागू होगा, ठीक है, आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब उदाहरण से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए इसमें मैंने कई चीज़ें डाली हैं, अगर मान लीजिए ऐसा कोई आपका मैटर है तो मैं जूनियर एडवोकेट से कहूँगा कि आप जो हमारी ड्राफ्टिंग ई बुक है इसमें आप ये देखें। देखिए अगर मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दाखिल खारिज रुकवाने के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। 5th नंबर में देखिए नियम सब लिखे होंगे उस पर, कैसे तैयार करना ड्राफ्ट वो भी लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ पे रजिस्ट्री रुकवाने के लिए भी कर सकते हैं, रजिस्ट्री कैंसिल के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी काम में आएंगे आपको ये, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया। अब उदाहरण क्या वो आप समझें। एक अचल संपत्ति को 30,000 रुपए में 30,000 रुपए बेचने का करार आ ने बा से किया, ठीक है। बा ने 50 मतलब 5,000 बयाना दे दिया, 25,000 रुपए जो है वो 74 मतलब इतने तक का वादा हुआ था। यह धनराशि 31/7/2000 मतलब 1974 तक भुगतान नहीं हुई, ठीक है। और आ ने जो है वो अपनी संपत्ति जो है वो किसको दे दी, सा को दे दी, ठीक है। 45,000 में बेच दी और कब्जा भी दे दिया। वादी बा से संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद यानी कि 3/5/1975 संस्कृत किया, ठीक है। सा ने संपत्ति प्रतिफल सहित सद्भावना पूर्वक करार की सूचना के बिना खरीदा, ठीक है ना। अतः उसका अधिकार संविदा विनिर्दिष्ट पालन की अधिनियम धारा 19 के अनुसार जो है यहाँ पे लागू होगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें साथियों, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ये बाद में काम में आती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले ये देखें कि भाई इस पे जो है कोई भार तो नहीं है, यानी कि इस पर कोई लोन तो नहीं है, ठीक है। जो विक्रेता जैसे मान लीजिए ए से खरीद रहे हो तो ए ने पूर्व में रजिस्ट्री, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, लोन एसेट्रा ऐसा कुछ कर तो नहीं दिया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देखें और उसके बाद कब्जा लें, उसके बाद ही आप जो है प्रॉपर्टी का मान लीजिए जो भी है उससे पहले भी दाखिल खारिज करा सकते हैं और बाद में भी दाखिल खारिज करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और जो भी नियम थे मैंने आपको बताया साथियों, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे।